नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी पुलिस मुख्यालय ने विभागीय स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव किया है। इसका आदेश बीते 14 जनवरी को जारी किया गया था। साल 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी के सामान्य मामलों में अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण पर विचार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस स्थापना बोर्ड ने निर्णय लिया है कि कोई भी निरीक्षण या फिर उप निरीक्षण अपने गृह परिक्षेत्र या फिर गृह जनपद या सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा। विभागीय स्थानांतरण नीति 22 जून 2017 में निहित व्यवस्था अनुसार नागरिक पुलिस के किसी भी निरीक्षण और उप निरीक्षक को उनके गृह परिक्षेत्र या फिर गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद और मुख्य आरक्षी और आरक्षी को उनके गृह जनपद और साथ ही सीमावर्ती जनपद में नियुक्ति नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस की स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव किया गया है और ऐसे में सीमावर्ती जनपद और मुख्य आरक्षित के साथ ही गृह जनपद या फिर उनके आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पर उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 2019 के बाद भर्ती कर्मियों पर सख्त नियम अब लागू होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं लखनऊ से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये 2019 के बाद से जो भर्ती कर्मियों पर सख्त नियम लागू हुए हैं। रोहित जी 2019 के जो अनुकंपा नीति है उसमें पुलिस आईडी की कॉपी करनी होगी जमा। कहा जाए मैम कि निरीक्षण जो एसआई होंगे गृह जिलों में तैनाती नहीं मिल सकेगी उनको। सन 2019 के जितनी भी जो भर्तियां थी उनको देखते हुए ये कार्य को आगे बढ़ाया गया है। बिल्कुल, तो ये गृह जनपद में अगर इन्हें नियुक्तियां नहीं मिलेगी तो फिर इनका ट्रांसफर वगैरह अगर मैं बात करूं तो वो फिर कहाँ पे होगा, कितनी दूरी पर होगा? मैम ये एसआईआर के आधार पे इसके विचार होंगे। जो चल रहे थे एसआईआर उस पे ही इनके आगे विचार किया जाएगा। सरकार के आगे उत्तर प्रदेश की जो जानकारी होगी वो आगे प्राप्त होगी। जो अनुकंपा में एसआई के आधार पर जो चीजें चल रही है उन पर विचार किया जाएगा। तो ये अचानक से नीतियों में बदलाव किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसमें कि किस चीजों को लेकर या फिर आगामी चुनाव को लेकर या फिर पुलिस कानून व्यवस्था को और भी सख्त करने के आदेश से ये लागू किया गया है नीति? रोहित जी, जिस तरीके से जो आसपास के लोगों को कहा जाए कि जो विभागीय है जो पहले से चल रहे थे, जो कहा जाए कि जो सही से कार्य नहीं कर पा रहे, तो उसके जो भी डाटा है सन 2019 के पहले का उसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन को और जो मजबूत करने में बल मिलेगा इसके लिए कार्रवाई आगे की जा रही है। तो क्या इधर से कोई बयान आया है? अगर पुलिस की अगर मैं बात करूं या फिर जो 2019 बैच के जो लोग हैं उनकी बात करूं तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है? रोहित जी, अभी तो मैम सुबह का ही मामला है कि कल की डेट का भी निकल गया। अभी किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी ने बयान अभी नहीं दिए हैं। जैसे ही हम बयान मिलते हैं मैं फौरन ही इस तरीके से आगे खबर करता हूं। चलिए, आप खबरों पर लगातार अपडेट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देते रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पीलीभीत में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आरटीओ ने विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत नोवल शुगर मिल और बजाज शुगर मिल में आने वाले ओवरलोडेड वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई। कई ओवरलोड वाहनों को मौके पर ही रोका गया और नियमों का उल्लंघन पर चालान काटे गए हैं। आरटीओ ने दोनों शुगर मिलों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अभियान के दौरान आरटीओ की टीम सक्रिय नजर आई। इस पर प्रतिदिन कार्रवाई चल रही है। अभी जो भी चाहे ओवरलोड, चाहे गन्ने के चाहे ट्रक्स हों, चाहे जो है ट्राले हों, इन पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो ट्रैक्टर आते हैं, बड़ी संख्या में किसानों को आते हैं, तो उनको हिदायत दी जाती है कि निर्धारित मात्रा में ही जो है वाहन गन्ने का परिवहन करें। इसके अतिरिक्त जो क्षमता से अधिक या ऊंचाई से अधिक जो वाहन आते हैं उन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। आज ही 2 वाहनों के चालान की कार्रवाई की गई। इस पर प्रतिदिन कार्रवाई चल रही है। अभी जो भी चाहे ओवरलोड, चाहे गन्ने के चाहे ट्रक्स हों, चाहे जो है ट्राले हों, इन पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जो ट्रैक्टर आते हैं, बड़ी संख्या में किसानों को आते हैं, तो उनको हिदायत दी जाती है कि निर्धारित मात्रा में ही जो है वाहन गन्ने का परिवहन करें। इसके अतिरिक्त जो क्षमता से अधिक या ऊंचाई से अधिक जो वाहन आते हैं उन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। आज ही 2 वाहनों के चालान की कार्रवाई की गई। इस पर प्रतिदिन कार्रवाई चल रही है। पीलीभीत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक बार फिर से खुली पोल खुलकर सामने आ गए। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जो है अब उजागर हुई है। मामला पीलीभीत के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा का बताया जा रहा है, जहां पर प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक गर्भवती महिला का
अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। परिजन जो है अस्पताल में महिला को लेकर पहुंचे, लेकिन बेड न मिलने के कारण गर्भवती महिला को करीब 6 घंटे तक अस्पताल की फर्श पर ही लेटना पड़ा और इस दौरान महिला लगातार प्रसव वेदना से जूझती रही, लेकिन किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। गर्भवती महिला के फर्श पर लेटे रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएससी प्रभारी ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभी उसकी जांच अभी होगी, आज ही होगी और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी जांच अभी होगी, आज ही होगी और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना लगातार जारी है। ताजा मामला पलिया वन रेंज के ग्राम से है, जहां पर आबादी के पास एक विशालकाय इंडियन रॉक पाइथन निकलने से हड़कंप मच गया है। झाड़ियों के पास अजगर को देखते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना तत्कालीन वन विभाग को दी गई। सूचना पर महिला पहुंची और इस दौरान पूरी टीम मौके पर पहुंची है और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के बाद से अजगर को घने जंगलों में छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग की टीम के काम की सराहना की है। जनवरी 2026 को समय लगभग 10 बजे हमें एक स्नेक कॉल की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर हम पलिया रेंज के ग्राम सेमरीपुरवा में एक लगभग 8 से 9 फीट का अजगर था, जिसका हमने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। उसके बाद हमने दुधवा के जंगलों में प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया। जनवरी 2026 को समय लगभग यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान का जनपद अमेठी में 2 दिवसीय दौरा रहा और दौरे के दौरान उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और इस अवसर पर गोद भराई और साथ ही कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए नवजात शिशुओं और माताओं से मुलाकात की। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने माताओं पर नवजातों को प्रमाण पत्र और उपहार भी दिया। इसके बाद से गौरीगंज तहसील सभागार में महिला संबंधित अपराधों की समीक्षा बैठक और जनसुनवाई का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ने महिला की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं और ऐसे में इस दौरान सीएमओ, महिला थाना प्रभारी, एसडीएम, आरटीओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जनपद में एक पारिवारिक विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी बंटवारे की विवाद को लेकर अखिलेश अवस्थी के बेटे ने अपनी पत्नी पल्लवी अवस्थी के साथ मिलकर अपने सगे छोटे भाई चंद्र प्रकाश अवस्थी उर्फ मिंटू अवस्थी के साथ लात घूंसे और लाठी डंडों से मारपीट की इस घटना में चंद्र प्रकाश अवस्थी को गंभीर चोट आई है और पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना जहानाबाद पुलिस ने अखिलेश अवस्थी और पल्लवी अवस्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं घायल को चिकित्सालय परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सर, ये हिस्से बंटवारे को लेकर आए दिन घर में कलेश करते हैं। मैं 2.5 साल से लिवर सिरोसिस हूँ। उसमें ये ना तो ट्रीटमेंट मेरा होने दे रहे हैं, कहते हैं तू मर जा और आए दिन मारपीट करते हैं। कल इन्होंने मुझे बुरी तरह से लाठी डंडों से मारा है। तो किसने मारा है? कौन बंटवारे के लिए कह रहे हैं? अखिलेश अवस्थी, उनकी वाइफ पल्लवी अवस्थी। कौन है ये आपके? ये हमारा सगा बड़ा भाई है, वो सगी भाभी है। सर, ये हिस्से लखनऊ के अलीगंज स्थित चर्चित रोबोट रेस्टोरेंट द येलो हाउस से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार जो है बेटी का जन्मदिन मना रहा था और नूडल्स ऑर्डर किए गए। खाना परोसे जाने के दौरान प्लेट में अचानक ही कॉकरोच निकल आया, जिसे देखकर ग्राहक सख्ते में आ गए। जन्मदिन की खुशी पल भर में डर और गुस्से में बदल गई। परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते कॉकरोच नजर नहीं आता तो इससे स्वास्थ्य की गंभीर खतरा हो सकता था। घटना के बाद से रेस्टोरेंट को खाद्य गुणवत्ता और साफ सफाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राहकों ने फूड डिपार्टमेंट से मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल रेस्टोरेंट प्रबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने फिलहाल अभी तक नहीं आया है। अमेठी जिले में 23 जनवरी को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का मुख्य आयोजन जो है वो नई पुलिस
लाइन परिषद में किया जाएगा। शाम 6 बजे सायरन बजते ही ब्लैकआउट लागू हो जाएगा और इस दौरान हवाई हमलों की स्थिति से निपटने का अभ्यास भी किया जाएगा। सायरन के बाद से यातायात व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी और इसके साथ ही इन्वर्टर, जनरेटर और मोबाइल फोन के उपयोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा। मॉक ड्रिल में हवाई हमले के बाद आग लगने, लोगों के घायल होने और मृत्यु जैसी आपात स्थितियों से निपटने का भी अभ्यास कराया जाएगा। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नहीं, ये तो बिल्कुल तरीका गलत नहीं है। तरीका कैसे गलत हो सकता है? महिला आयोग कहीं भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो गई थी तो वहाँ किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को मिलना चाहिए था और उनको जवाब देकर संतुष्ट करना चाहिए था। जी मैम, जिस तरीके से महिलाओं की आप काउंसलिंग करती हैं, उत्पीड़न संबंधित मामले देखती हैं, तो किस तरीके से मामले अब आ रहे हैं? कहाँ कमी रह जा रही है काउंसलिंग में? नहीं, मुझे लगता है कि काउंसलिंग में कमी नहीं रह रही, काउंसलिंग प्रॉपर हो रही है। और महिलाओं के अगर मामले देखे जाएं तो हर फील्ड से ही कि बहुत तादाद कम हुई है। पर यह भी है कि जहाँ भी जिस लेवल का भी जो भी मामला होता है उसको हम देखते हैं और पूरा करते हैं, उस विभाग को देते हैं। अगर पुलिस से संबंधित है तो पुलिस को देंगे, किसी को ज़रूरत से है तो उनके उस विभाग को देंगे। बाकी मुझे लगता है कि काउंसलिंग से भी बहुत सारे मामले निपटा दिए जाते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ पुलिस में भी काउंसलिंग होती है, परिवार परामर्श केंद्र वहाँ भी होती है, हमारे आयोग में भी काउंसलिंग होती है और कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसे हैं जो काउंसलिंग का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम काउंसलिंग से खत्म। नहीं, ये तो बिल्कुल तरीका गलत नहीं है। तरीका कैसे गलत? मैनपुरी जनपद से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। घटना थाना कुरवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। बच्चे स्कूल वैन में सवार होकर स्कूल जा रहे थे और जैसे ही वैन नगला के पास से गुजरी तभी तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन में सवार 6 बच्चे और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने हालात गंभीर देखते हुए चारों बच्चों को, ड्राइवर को और जिला अस्पताल रेफर किया है। जिला अस्पताल पहुंचते ही उपचार के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सैफई पैरामेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। एक एक्सीडेंट हुआ है स्कूल का, आंधे नगर आप स्कूल है उसका, और 6 बच्चे इसमें चोटें लाग हुए थे, जिसमें 2 बच्चे सैफई चले गए हैं, बाकी मैनपुरी हैं, कुछ करौली हैं, और एक हमारे ड्राइवर हैं मोहित भाई सूरजपुर के, वो एक्सपायर हो गए हैं। मेरी गाड़ी जा रही थी और उनमें के ठेला आ रहा था है और उसने मेरी पत्त पर कर ली, अंकल जी ने ब्रेक मारी, बाने ठोक गई। कितने ठोक दिया ट्रक वाले ने? हाँ। कितने लोग उसमें सवार थे बेटा? नहीं, बच्चे कितने थे? एक हम और मेरी बहन, मेरे भैया और 2 बच्चा और थे। थाना कुरावली क्षेत्र में मॉर्निंग में बच्चों, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक वैन, ओमनी वैन है, वो स्कूल ले जा रही थी और 7:30 बजे बहुत घना कोहरा था, तो एक वाहन से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंची है और सभी बच्चों को, उसमें 6 बच्चे थे, सभी बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया है। इसमें 2 बच्चे वहीं लोकली शिफ्ट हुए हैं और जो ड्राइवर है वो यहाँ मैनपुरी में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई। सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है और अभी कार्रवाई की जाएगी। एक एक्सीडेंट हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 दिवसीय हनुमान कथा के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद बयान भी दिए। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने भगवान कामदागिरी से कामना की है कि वो भारत हिंदू राष्ट्र बने और उन्होंने हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने की भी सलाह दी और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उनकी बातें सनातनियों के लिए है ताकि उन्हें बेटे नावेद और जावेद ना बने। उन्होंने मुसलमानों को स्वागत करते हुए कहा कि अगर कोई हिंदुत्व से परहेज करता है तो उसे हमारी कथा में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली और गुरुकुलम पर भी टिप्पणी की और कहा कि विदेशी आक्रामकताओं ने भारत की शिक्षा पर प्रहार किया है, जिससे बच्चों की सोच बदल गई है। महंत ने बुंदेलखंड में बनने वाली कैंसर अस्पताल का जिक्र किया और कहा कि 2027 में ये बनकर तैयार होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे।
खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ज्वेलरी चोरी का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। आरोपी बाथरूम ले जाने के दौरान तैनात होमगार्ड को धक्का देकर भाग निकला और थाने के मुख्य परिसर से बाहर निकलने के बाद से आरोपी का फिलहाल कोई भी सुराग नहीं मिला है। फरार आरोपी पर 14 दिसंबर को बालाजी ज्वेलर्स में 3 किलो चांदी के आभूषण की चोरी का आरोप है। पुलिस पहले ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कल्लू लंबे समय से फरार था, जिसे पकड़कर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, लेकिन इस दौरान वो वहां से भागने में सफल हो गया और इस गंभीर लापरवाही के बाद से डीसीपी साउथ ने तुरंत ही कार्रवाई की। थाना परिषद की तहरीर पर कल्लू के साथ ही होमगार्ड और महिला कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं गोरखपुर में 15 जनवरी से शुरू हुई सहजनवा प्रीमियम लीग ने पूरे इलाके को क्रिकेट के रंग में रंग दिया है। वैदिक धर्म इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित इस 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और दर्शकों का जोश देखते ही बना। मैदान तालियों, नारों और चौके छक्कों की गूंज से गूंज रहा था और आयोजन और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर काउंसिलर यूनियन ऑफ इंडियन के अधिवक्ताओं ने कहा कि खेल उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट के साथ कुश्ती, कबड्डी और खो खो जैसे खेलों का भी आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों को करना चाहिए। प्रशांत त्रिपाठी ने क्षेत्र के युवाओं को खेल का बेहतर मंच बताया और इस प्रतियोगिता में स्थानीय टीमों ने पूरे दमखम के साथ हिस्सा लिया। आयोजन में ने न सिर्फ ग्रामीण खेलों प्रतिभाओं को मंच दिया बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धा को भी नई ऊर्जा से भर दिया है। देखिए, यह जागरूक समाज बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है ताकि युवा अपने घरों से बाहर आएँ, इसका हिस्सा बने और सशक्त बने और मोबाइल को, इन सबको, घरेलू यंत्रों को छोड़कर कम से कम मंचों की शान बढ़ाएं, ग्राउंड पे आएँ, धरातल पे आएँ और खेल कूद का आनंद रहें और स्वस्थ रहें। यही छोटा सा प्रयास है जी। ये कितने दिन का खेल और यह 5 दिनों का है पूरा दिवसीय हम लोग कार्यक्रम। इसको शुरुआत हो गई है इसकी 15 तारीख से वैदिक धर्म इंटर कॉलेज से और आगे चल के इसको और भी भव्य स्तर पे कराया जाएगा इस कार्यक्रम को। वहीं कौशाम्बी जिले में जल जमाव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने सक्रिय कदम उठाए हैं। नगर पालिका परिषद के सरदार पटेल नगर स्थित साईं राम मंदिर के पास जल जमाव की स्थिति का जिलाधिकारी ने मौके पर भ्रमण कर जायजा लिया। भ्रमण के दौरान अधिशासित अधिकारी ने बताया कि जल जमाव की समस्याओं के समाधान के लिए नाली का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नाली निर्माण कार्य में कुछ समस्याएं आ रही है। जिलाधिकारी ने अधिशासित अधिकारी से कहा कि उप जिलाधिकारी के साथ समन्वय कर जल जमाव की निकासी के लिए तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस समस्या को तत्काल और प्रभावी समाधान निकालने के निर्देश दिए। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है और इस निर्माण से जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नारायण फाउंडेशन के संरक्षण विवेक मौर्य ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का आभार व्यक्त किया। विवेक मौर्य ने बताया कि राजभर समाज की वीरता, शौर्य, स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है और ये स्थल राजभर समाज की आस्था और गौरव से जुड़ा है। साथ ही महाराजा सुहेल देव की परंपरा और नागवंशियों विरासत का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की और ऐतिहासिक बताया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।